अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सौरदी साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात हम अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से, जिन्होंने एक फार्मूला पेश किया है और उसके बाद उन्होंने दस्तखत की गारंटी भी दी है। जनाब, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने रखूंगी वन बाय वन, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स पर सब मुत्तफिक हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के दस्तखत मैं करवा लूँगा। मुज़म्मिल साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जा सकता है और ये जनाब पहला पॉइंट कौमी हुकूमत बनाएं और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाएं, मौजूदा मुस्ताफ़ी हो जाए, फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये देखें, इसका मतलब है महमूद खान अचकज़ई साहब बात नहीं करना चाहते। देखा ना, आप लोग शर्तों पे तो बात मनवाना चाहते हैं। नहीं तो नहीं, हुकूमत में शर्त उन्होंने रखी है। पॉपुलैरिटी तो है आप लोगों की, ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। तो 29 में कराएंगे ना इलेक्शन, जब टाइम आएगा। कोई महमूद खान अचकज़ई की टाइमिंग पे तो पाकिस्तान ने नहीं चलना। नहीं, ले दे तो होती है दोनों तरफ से पार्टीज की। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई के पास क्या देने के लिए है जो वो जवाब में? इमरान खान साहब की गारंटी, दस्तखत। इमरान खान की गारंटी की जरूरत क्या है? पाकिस्तान में कौन सा नया सियासी बहरान है? कौन सी हुकूमत नहीं चल रही? स्टेबिलिटी की जरूरत है, मौशी बहरान है, आप घर से दफ्तर आई हैं, कहीं रास्ते में रुकावट थी? कोई लॉजिक नहीं है। महंगाई है, कीमतें देखें आसमान को। तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि वो इक़्तिदार में महंगाई खत्म करने नहीं आते। उनके पास महंगाई खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं है। बहरहाल हुकूमत के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं कुछ सिंपल बात बताऊं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है ना। कौमी हुकूमत बनाए, कौन बनाएगा कौमी हुकूमत? मतलब आप ये कहेंगे कि पहले पार्लियामेंट तोड़ें, कौमी असम्बली तोड़ें, पंजाब असम्बली तोड़ें, सिंध असम्बली तोड़ें, बलूचिस्तान तोड़ें, केपी तोड़ें, उसके बाद फिर एक कौमी हुकूमत चारों सूबों और मरकज में बनाए। कौन बनाएगा? पीटीआई की मर्जी की बनेगी। फवाद चौधरी साहब भी तो एक्टिव थे ना इसी फार्मूला के लेके। बात सुने, उस कौमी हुकूमत का वजीर आज़म महमूद खान अचकज़ई साहब को बना दें? नहीं, जरदारी साहब को बनाए। तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा ना, कौन बनेगा? कौन बनेगा ना फिर? तो अच्छा, और 4 महीनों में नया इलेक्शन कराएं। वो कौमी हुकूमत जो आ जाएगी, वो क्यों ये बांग्लादेश में यूनुस साहब इलेक्शन करा रहे हैं? नहीं करा रहे, साल से बैठे हैं कौमी हुकूमत बना के। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर मेरा मतलब है, जो हम कौमी हुकूमत बना देंगे वो 4 महीने में इलेक्शन क्यों करा देगी? नहीं तो दस्तखत नहीं चाहिए आपको इमरान खान साहब के? मैं ये कह रहा हूँ, ये काबिल अमल फार्मूला नहीं है। कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। क्यों? मैंने, आप मुझे कह रहे हैं अपनी गर्दन काट के मेज पे रख दे। भी मैं अपनी गर्दन काट के मेज पे क्यों रख दूं? मुल्क में कौन सा ऐसा बहरान है? मुल्क की मुफाद की खातिर कड़वे फैसले करने पड़ते हैं। तो कड़वे फैसले फिलहाल करने के लिए जमहूरी जमात है तो आगे बढ़े, फैसले नहीं, जमहूरी जमात है तो 2029 में इलेक्शन कराएंगे जब टेन्योर पूरा होगा। गारंटी लेते हैं कि ये हुकूमत जरूरत ही नहीं है गारंटी की। महमूद खान अचकज़ई साहब को अपने नोटिफिकेशन की जरूरत थी, वो उन्हें मिल गया। बड़ी गौर तलब बात है ये। जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भी अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन कराया। ये किस गुस्से की तरफ इशारा है इनका? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जब नोटिफिकेशन था ना CDF वाला, तब भी कहते थे नवाज शरीफ ने रुकवाया हुआ है। फिर जब 26वीं तरमीम पास नहीं हो रही थी तो कह रहे थे नवाज शरीफ ने रुकवाई हुई है। फिर 27वीं तरमीम की दफा भी कहते थे नवाज शरीफ नहीं मान रहा। CDF के नोटिफिकेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये तमाम बदगुमानी है। क्यों, वो इंटरेस्ट नहीं लेते सियासत में? नहीं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो इस निज़ाम के साथ हैं, वो PTI के साथ नहीं है। पहली बात आप ये समझें, नवाज शरीफ की सियासत PTI के लिए नहीं है, मुस्लिम लीग नून के लिए है और उसकी हुकूमतों के लिए है। मुज़म्मिल साहब, थोड़ा ना आप डॉट्स मिलाने की कोशिश कराएं। फवाद चौधरी साहब वो नाम लेते हैं, फवाद चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून में है? नहीं है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। आप कामरान मुर्तज़ा साहब, आप नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप ना माने तो कुछ मैं कह नहीं सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि उनकी हुकूमतें हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकज और पंजाब में हुकूमतें हैं। पाकिस्तान की 2 बड़ी हुकूमतें मुस्लिम लीग नून की हैं और नवाज शरीफ की बेटी
पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, नवाज शरीफ का भाई पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये लोग हमें ये समझा रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी बेटी को भी छोड़ देगा और अपने भाई को भी छोड़ देगा और इनके एजेंडे पे आ जाएगा। मुझे नहीं ऐसा लगता। नवाज शरीफ अपनी बेटी की वजारत आला भी कुर्बान कर देगा, अपने भाई की वजारत उज़्मा भी कुर्बान कर देगा, अपनी सारी पार्टी को दोबारा जेलों में भिजवा देगा और पीटीआई को इक़्तिदार में ले आएगा। क्यों? मतलब मुझे कोई बात ये बंदा समझा दे कि नवाज शरीफ सारा कुछ करके खुद भी जेल चला जाएगा, शहबाज शरीफ को भी जेल भेज देगा, मरियम नवाज को भी जेल भेज देगा, ख्वाजा आसिफ को भी जेल भेज देगा, एहसन इकबाल को भी भेज देगा और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के कहेगा आइए हमें जेल भेज दें। खतरे को भांप गए आप इमरान खान साहब के जेल के बाहर आते। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ऐसा क्यों करेगा, ये एक सवाल है। अच्छा, कि नवाज शरीफ का क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है? हाँ, ये बड़ी गौरतलब बात है। मतलब नवाज शरीफ की बेटी, ये जो खबरें थी कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी एक पेज पे नहीं है, उसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा सकती है, कहीं ना कहीं देखिए पीपल्स पार्टी फायदा उठाए तो मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज नहीं, उसके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप इक्तदार में आए हम इक्तदार में आए एक ही बात है। सवाल है कि महमूद खान अचकजई के फार्मूले पर क्यों काम होगा जबकि उसके नतीजे में वो चाहते हैं पीटीआई इक्तदार में आ जाए। नहीं, पॉपुलर जमात तरीके इंसाफ है। कराची में ट्रेलर आप लोगों ने देखी है। आप मेरे से गुफ्तगू कर रही हैं कि नवाज शरीफ पीटीआई को इक्तदार में लाने की सियासत कर सकती हैं? कर भी सकते हैं। क्यों? उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। खत्मी तो कुछ नहीं है ना। नहीं, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। नहीं की नहीं है, लेकिन जो अभी खतरे की घंटी सर पर मंडला रही है हुकूमत के, उसके पेश नजर हो सकता है फैसले कराए जा रहे हो कहीं और से, बंद कमरों से। कौन से? क्या आपका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है पीटीआई इक्तदार में आ जाए? तो नहीं चाह सकती। नहीं, अब आज तो नहीं चाह रही जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इतनी गारंटी से कह नहीं सकते। अभी तो यही नजर आ रहा है। देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो कहते हैं चंद चढ़ता है कुल आलम देखता है। जब एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहती है वो सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान को नजर आता है। वो हर जमात पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, बड़ी सिंपल। कोई इस वक्त मेरा जाती जो है वो आसान समझता है और उस वाली ऑप्शन को, उस ऑप्शन डील को जो है वो डन करता है। नहीं, कोई जेल में रहना पसंद करता है। आप असल में ना गुफ्तगू को डाइवर्ट ना करें। पहला सवाल आपका मेरे साथ था कि नवाज शरीफ क्या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं? नहीं है। नहीं है, मैंने आपको कहा नहीं है। नवाज शरीफ ने 27वीं तरमीम में 100 दफा उठ के 100 दफा बैठ के उसकी तमाम शिकों को वोट डाला। खिलाफ होते तो 100 दफा उठक बैठक करते। बीमारी 26वीं में 27वीं में 27वीं में भाई वजीर आजम, बेटी के आगे वजीर आजम बनने का चांस, ये सारा कुछ वो खत्म करके तो इमरान खान के पास अडियाला पहुंच जाएंगे। क्यों? जिन्होंने चांस दिया वो कराएंगे ना। क्या ये आसान बात नहीं समझ आ रही है आपको? क्या कि जिन्होंने चांस दिया है, जिन्होंने बेटी को वजीर आला बनाया है, जिन्होंने भाई को वजीर आजम बनाया है, ये वही सब कुछ कराएंगे ना। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब डायलॉग के हक में नहीं है, पीटीआई को बाज मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। कहते हैं हम जिस पीटीआई के बंदे से मिलते हैं वो कहते हैं जनाब असी गारंटी ला सकते। तो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे और नवाज शरीफ कोई इमरान खान की गेम खेलने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ इमरान खान की गेम खेलना शुरू कर देंगे, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ इमरान खान की गेम नहीं खेलेंगे। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब आप मुलाकातें तो होने दें, आप रास्ते हमवार करें, हम बनाएंगे इमरान खान साहब को। पीटीआई वालों भाई इमरान खान को मनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा काम ऐसा रुका हुआ है जो इमरान खान को मनाने से होगा? पाकिस्तान की सियासत ना इमरान खान के गिर्द ही घूमती है। आप मुझे बार बार कह रही हैं कि नवाज शरीफ ऐसा करेगा, नवाज शरीफ ऐसा करेगा, नवाज शरीफ ऐसा करेगा। नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकजई को बनाया, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कराएगा, नवाज शरीफ इस निज़ाम को गिरा देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर काम नवाज शरीफ नहीं करना है तो इमरान खान ने की करना है? अगर ये सारे काम नवाज शरीफ ने करनी है तो इमरान खान ने क्या करना है? कख भी नहीं। फिर इमरान खान के पास तो कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है, ना वो इस निज़ाम को गिरा सकता है, ना उसके कहने पे कोई मुल्क में इंतशार आ रहा है। उसने रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल दी, वो पूरी तरह नाकाम हो गई। 15% रेमिटेंसेस बढ़ गई, जिन ओवरसीज पे इमरान खान को बड़ा मान था कि ओवरसीज तो पीटीआई के साथ हैं। सिर्फ एक कार्ड, बाकी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ क्या? नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट पंजाब में कहीं नहीं है। आप 8 फरवरी को देख लीजिएगा, मैं और आप शो कर रहे होंगे, संडे वाला दिन होगा तो आप देख लीजिएगा। तो हम आपसे पहिया जाम पे बात कर लेंगे उस दिन कि क्या पंजाब में पहिया जाम है, क्या सिंध में है, क्या
बलूचिस्तान में है, केपी की बात है, आप अपना केपी, आपकी हुकूमत है, आप जो मर्जी बात कर लें। अब महमूद खान अचकजई बतौर अपोजिशन लीडर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। एक रस्मी होता है जो इससे पहले उमर अयूब के पास था, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, और अब महमूद खान अचकजई साहब के पास है, वो भी क्या। जब उमर अयूब 26वीं कायदे इख्तलाफ थे तो 26वीं तरमीम रोक ली थी? नहीं रोक सके थे। तो 27वीं रोक ली थी, तो महमूद खान अचकजई साहब क्या रोक लेंगे? मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। ये दुरुस्त है कि महमूद खान अचकजई और नवाज शरीफ की पुरानी दोस्ती है। महमूद खान अचकजई ने कई निजी महफिलों में कहा कि मैं नवाज शरीफ से मिलना चाहता हूँ, नवाज शरीफ ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। अब सूरत हाल ऐसी है कि वो कायदे इख्तलाफ बन गए हैं, वो अपना कायदे इख्तलाफ का किरदार अदा करें। मैंने पिछले दिनों अतात आरर साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई को इस्लामाबाद और काबुल में से चॉइस करनी होगी कि वो इस्लामाबाद के साथ है या काबुल के साथ है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का अभी महमूद खान अचकजई के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं है। अब और मुझे लगता है के हवाले से बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई को पूरी अथॉरिटी दी है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से पीछे हटे भी तो भी हमें कबूल होगा। देखिए, उन्होंने उनको पूरी अथॉरिटी दी है कि वो हुकूमत गिरा दें। इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को कहा है कि कौमी हुकूमत बनवा दें, मौजूदा हुक्मरानों को मुस्ताफ़ी करा दें, ठीक है ना, और मुझे जेल से रिहा करा दें। ये तीनों काम महमूद खान अचकजई नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझे, महमूद खान अचकजई ये तीन काम करें तो वो कहते हैं मैं इमरान खान के दस्तखत करा लूंगा। भाई ये तीन काम हो गए तो इमरान खान के दस्तखत की जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझे ना, वो कहते हैं कौमी हुकूमत बना दें। कौमी हुकूमत क्यों बना दें? इलेक्शन करा दें, क्यों करा दें? 2029 में कराएंगे। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, क्यों मुस्ताफ़ी हो जाए? ये भी कोई बात बताने को तैयार नहीं है। तो मुझे ये समझ आई है कि महमूद खान अचकजई साहब ने मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात से पहले ही किसी को कहें कि अपनी गर्दन काट के मेज़ पे रख दें, तो जब उसने अपनी गर्दन ही काट देनी है तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत, जब हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई तो मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? जब 8 फरवरी की कॉल है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ की तरफ से भी, और बकौल आपके कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, उस दिन कॉल तो है पहिया जाम और हड़ताल की। उस दिन उन्होंने कहा है लोग घरों में रहें। जब आप पहिया जाम की कॉल देते हैं तो आप कहते हैं लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ताजर हड़ताल करें। वैसे तो उस दिन इतवार है, बहुत सारी मार्केटें वैसे ही इतवार को बंद होती हैं, लाहौर वगैरह में तो नहीं, सीजन है शादियों का, खुली रहती हैं, क्यों बंद होंगी? ठीक है ना। तो ये देख लेंगे कि इतवार वाले दिन 8 फरवरी को कितना पहिया जाम है और कितनी हड़ताल है, उसके नतीजे में बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अमेरिका, ईरान और वेनेजुएला को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ग्रीनलैंड के हवाले से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़िद बन चुका है, और फ़ौज के हवाले से अगर कहा जाए, जर्मनी और फ्रांस समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक हैं, उनकी फ़ौज इस टाइम ग्रीनलैंड में मौजूद है। नेटो ममालिक की मुखालफत, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे? इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजाज़ साहब, सूरत हाल कितनी कॉम्प्लेक्स होता आप देख रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब कोई मॉरल ग्राउंड, कोई एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ रह गई हैं बाकी, या फिर जहां चाहा जैसे चाहा और कब्जा कर लिया और उसके लिए ग्राउंड भी तैयार कर ली? व्हाट डू यू थिंक? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसियां जो हैं वो पूरी दुनिया को बहुत बड़े ख़तरे से दो चार कर रही हैं, क्योंकि ये जो अंदाज है कि दुनिया के किसी कानून को नहीं मानना, तो आज अगर अमेरिका ताकत में है और वो नहीं मानता और वो मनमानी कर रहा है, तो कल को फिर जो दूसरी ताकतें दूसरे खितों में भी यही काम करेंगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आप दुनिया को एक बहुत ही बड़े भयानक मोड़ पर लेकर आ रहे हैं। इस वजह से ग्रीनलैंड जो है, अगर उस पर वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बार फिर जो है दुनिया को उस मोड़ पे ले आएंगे। देखिए, यूरोपियंस अभी तो कुछ नहीं कह रहे और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको टाल सके, लेकिन नेटो, जिस तरह डेनिश प्राइम मिनिस्टर कहती है, नेटो तो टूट जाएगी। तो अमेरिका के सदर जो हैं वो एक्सपेंशनिस्ट प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल में वो उससे ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे अमेरिका के अंदर। लेकिन जो दुनिया का निज़ाम अगर गरम बरम हो गया
और अब तो ये आलम है कि उनका जो अपने जो असल ताकत का मंबा था US डॉलर, वो अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी इन किस्म की पॉलिसियों की वजह से चीन, रूस और बहुत सारे ममालिक ये सोच रहे हैं कि क्या फिर हम क्यों US डॉलर में ही सारी तजारत करें, क्यों रिजर्व करेंसीज US डॉलर में रखें। तो ये पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल वक्त है। देखें, अभी जो हमने देखा है, यूरोप ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं मुख्तलिफ ममालिक ने, लेकिन वो बहुत मुख्तसर तादाद है, सेरेमोनियल है। किसी ने 50 भेजे हैं, किसी ने 25 फ़ौजी भेजे हैं। और ये जो सेरेमोनियली उन्होंने अपनी फ़ौज भेजी है, क्या ये US को रोक सकेगा? नहीं रोक सकती जी, उस तरह नहीं रोक सकती। मेरे ख्याल में अमेरिका की कोशिश जो है वो ये होगी कि पार्टली कोर्सिव काम किया जाए और पार्टली नेगोशिएट किया जाए। वो एक ऑटोनमस टेरिटरी है डेनमार्क की, तो मेरे ख्याल में उनको वो कुछ लालच भी दे रहे हैं, वो पैसों का भी लालच दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। 50-60 हज़ार तो सारे लोग हैं, लेकिन बात यूरोप के लिए असूल की है कि अगर वो आज ग्रीनलैंड को जाने देते हैं इस तरीके से, तो कल को उनको कोई और ख्याल भी आएगा। खुसूसन कनाडा को ज्यादा फिक्र होगी, क्योंकि कनाडा को तो वो पहले ही कह चुके हैं कि ये मेरी 51st स्टेट होगी। इसलिए ये मेरा ख्याल में एक बड़ा इत्तेहाद सा बनेगा कनाडा का और यूरोप का अमेरिका के खिलाफ। और ये मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मुल्क के लिए मुश्किल डाल ली। अच्छा, यूजुअली तो फिर नेटो का आर्टिकल 5 है ना, जो इन्वोक कर सकता है कोई भी मुल्क। अगर किसी एक नेटो मुल्क पर हमला हो और वो आर्टिकल 5 इन्वोक करता है, अगर डेनमार्क आर्टिकल 5 इन्वोक करता है तो लोग कह रहे हैं यूके उसको वीटो करेगा या US नेटो से निकल जाएगा। आपको क्या लगता है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरा तो यही ख्याल है कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि उस मामले को उस नहज पे ना पहुंचे कि ये नेटो का ही टूटना हो जाए, क्योंकि अभी भी उनको नेटो से बड़े फ़वाइद हैं। आफ्टर ऑल नेटो में जितने ममालिक हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप 2% से 5% ले जाएं GNP का। वो सारा असला उन्होंने कहाँ से खरीदना है? अमेरिका से ही खरीदना है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो नेटो के तोड़ने की हद तक करेंगे। वो सिर्फ लॉबी करेंगे यूरोप के दूसरे ममालिक के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि डेनमार्क को समझाएं। तो यूरोप के अंदर वो डिवाइड करने की कोशिश करेंगे मामले को, और ये हो सकता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि मुकाबला करना तो यूरोपियंस के लिए मुश्किल है, कर नहीं सकते। लेकिन ये भी याद रखिए कि इस किस्म की मिस कैलकुलेशन कई बार बहुत बड़ी जंग का बायस भी बन जाती हैं। जो दोनों पिछली जो जंगें हुई थी वो छोटी छोटी मिस कैलकुलेशन से हुई थी। तो ये बहुत खतरनाक जो खेल खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ग्रीनलैंड में। आपको लगता है कि जो किसी स्टेज पर यूरोप का झुकाव रूस की तरफ और चीन की तरफ जा सकता है और वो कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस रशिया और चाइना के साथ बनाए अमेरिका की बजाय, या अभी आपको यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर जाता नजर नहीं आ रहा? नहीं, दूर तो हो रहा है, लेकिन क्या वो चीन के नजदीक हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि यूरोप को इस वक्त बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है। एक तरफ ये है कि वहाँ पे एक इमिग्रेंट्स का यलगार हुई है उनके यहाँ, और जिसके लिए अंदर ही अंदर आपको पता है बड़ी रेडिकल किस्म की भी फ्रांस में भी वो जो क्या मरीन ला पेन थी, और नेदरलैंड में खेट विल्डर्स थे, जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी। तो एक तरफ अंदरूनी तौर पर भी उनको मसाइल का सामना है। दूसरा उनका ट्रांस अटलांटिक अलायंस के ऊपर ही तो सारा का सारा अमन जो है उस पर कायम था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीन की तरफ इनका ये जरूर झुकाव होगा ताकि पत्ते खिले। लेकिन आपको पता है कि रेशियल स्टॉक दोनों का, अमेरिका और यूरोप का, एक है। मैं नहीं समझता कि वो अलायंस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो रूस और चीन के तरफ अलायंस की शक्ल में जाएंगे। नहीं, अभी वो बैलेंसिंग एक्ट है, और उनकी कोशिश ये है, यूरोपियंस की और ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को गुजार लें, ताकि ये उसके जो 2-3 साल है ये कड़े हैं ये गुजर जाएं। तो पुरानी, क्योंकि अमेरिका की रविश नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, यूरोप उसका एक बहुत बड़ा फरीक है? किसी न किसी स्टेज पे ये जो रूस यूक्रेन लड़ाई पर रशिया और यूरोप की कोई सेटलमेंट भी हो सकती है जो कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दे, या आपको रशिया और यूरोप की सेटलमेंट ऑन यूक्रेन नज़र नहीं आती? नहीं सर, हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की बहुत बड़ी मदद शामिल थी उस वक्त। उसके हटने के बाद यूरोपियंस तो अब इस पोजीशन में नहीं हैं
कि वो यूक्रेन के अंदर जंग को जारी रख सके। और साथ ही वैसे भी यूक्रेन के अंदर इतनी अब तबाही आ चुकी है, 1/3 हिस्सा जो है उस पर रशिया ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। यूरोपीय अपने जो ट्रुप्स तो देने को तैयार नहीं है, तो कौन लड़ेगा फिर वहां पे जाके। इस वजह से मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे। अब रशिया की ख्वाहिश और कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन का ले लूं ताकि ये मेरे लिए कोई खतरे का बायस न बने। लेकिन यूरोप के पास अब कोई चॉइस नहीं रहेगी इस वाइज के कि कोई सेटलमेंट उनकी यूक्रेन के ऊपर हो जाए। आपको लगता है कि किसी स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप, पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले सकता है जो अमेरिका के लिए खतरा हो, या आपके नजदीक यूरोप के पास कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप पे वो खेल सकें? नहीं, अभी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो इक़्तिसाद थी वो जुड़ी हुई थी अमेरिका के साथ। वो एकदम से कोई भी बड़ा कदम नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता उनकी भी ख्वाहिश होगी कि चीन अगर अमेरिका के साथ मुठभेड़ हो जाए कहीं और ये दोनों एक दूसरे को कमजोर कर दें, तो यूरोप जो है उनमें से इंटैक्ट होकर बाहर निकल आए। यूरोप मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के साथ कोई बहुत बड़ा चैलेंज अभी पेश करेगा उसमें। और जो यूके और यूएस का अलायंस है, क्योंकि यूके कई दफ़ा यूरोप से अलग भी चलता है, आपको पता है उसने खुद को यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट से अलहदा भी किया, और वो यूएस के साथ अपना एक गैर मामूली इत्तेहाद रखते हैं यूरोप के मुकाबले में। आपको यूके यूरोप के साथ जाता नजर आएगा या यूएस के साथ जाता नजर आएगा? मुझे तो यूएस की बजाय यूरोप के साथ जाता नजर आएगा। वैसे यूरोप की अब अपनी कुव्वत इतनी कम हो गई है, वो कागजों पर ही है क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका वीटो है, लेकिन अदरवाइज तो यूरोप जो यूके है वो खुद बड़ी मुश्किलात का शिकार है मुल्क है। अब उसकी वो ताकत नहीं रही। और ये भी याद रखिए कि यूके को भी उन्होंने काफी, अमेरिका ने यानी एक किस्म का क्या कहना चाहिए सबड्यू सा किया है। तो वो भी कोई इतने ज्यादा खुश नहीं है इस बात से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्होंने पहले ये गलती कर ली, ब्रेक्जिट वाली गलती जिसका अब सबको अंदाजा हो रहा है। वो इस मामले में, ग्रीनलैंड के मामले में कम से कम वो यूरोप के साथ खड़े होंगे। और शायद कोई अगर रोशमा कराना हो, यानी अमेरिका का अड्डा तो मौजूद ही है वहां पे, अगर उनको ज्यादा पावर्स दे दी जाए या ज्यादा उनको प्लेसमेंट ज्यादा दे दी जाए, सॉवरेनिटी उसकी जो है वो डेनमार्क के पास ही रहे, तो यूके उसमें कोई किरदार अदा कर सकता है। वो कहते हैं, अमेरिका कहता है हम खरीद लेंगे, 57,000 लोगों को पैसे दे देंगे और खरीद लेंगे। आपको लगता है कोई, क्योंकि आपको याद है पाकिस्तान ने भी गवादर खरीदा था, और ऐसी रिवायात, ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं जब एक मुल्क ने अपना कुछ हिस्सा किसी दूसरे मुल्क को दिया है और उसके पैसे लिए हैं। आपको लगता है डेनमार्क के ऊपर कोई फाइनेंशियल डील हो जाएगी जैसे हमारी ओमान के साथ गवादर पे हो गई थी? मुश्किल लगता है जी, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, सॉवरेनिटी का मामला भी है। और आज ग्रीनलैंड है, कल को फिर कोई और जजीरा शामिल हो जाएगा उसमें। इस वजह से मेरे ख्याल में ये लोग यूरोपियन आखिर तक लड़ेंगे। इनके पास एक बहुत बड़ा पत्ता है, इनके पास ट्रेजरी बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे हुए अमेरिका के, तो मेरा ख्याल है $13 ट्रिलियन की, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। तो वो भी इनके लिए अगर वो डंप करना चाहें, उसका वो थोड़ा हिस्सा भी डंप करना चाहें, तो अमेरिका को एकदम से बहुत ज्यादा मुसीबत फाइनेंशियली पड़ सकती है। इसलिए यूरोप मेरे ख्याल में इतनी आराम से शायद रिलेंट ना करे कि वो अमेरिका ले ले। कोई सौदा हो जाए किसी किस्म का सॉवरेनिटी को चेंज किए बगैर, तो शायद वो ये मान जाए। तो उसके लिए तो वहाँ अमेरिकन बेस मौजूद है। अगर उसकी तादाद बढ़ा दी जाए जहाज़ों की और फौजियों की, तो खुद ब खुद उनका गलबा हो जाएगा। वो 50,000 फौजी वहाँ भेज सकते हैं, आबादी 57,000 होगी और अमेरिकन फौजी 50,000 हो जाएंगे। लेकिन मिनरल्स के इंटरेस्ट को जाहिर है वो पूरा नहीं कर सकते इस तरह। जी, उस तरीके से उस पे भी वो देखे ना, ये तो सारी धौंस से करे। आपने मिसाल दी गवादर की, वो तो देखे बाहमी रजामंदी से हुई थी। उस वक्त ओमान के जो थे, उस वक्त के राजा, वो करना चाह रहे थे और सदर अयूब ने खरीद लिया वो। लेकिन ये जो है ये तो धौंस से किया जा रहा है ना। ये तो वो तो मान तो नहीं रहे हैं, डेनमार्क वाले मान तो नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है क्या मेटे फ्रेडरिक्सन जो है, जी वो कह रही है कि नेटो की ये मौत हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगा। और साथ ही याद रखिए एक और डेवलपमेंट बड़ी देखने वाली है, जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी है कनाडा के, वो जो चीन जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं शायद अब, और वहां पे एक बहुत बड़ा उनका एग्रीमेंट होने वाला है। तो वो भी एक अमेरिका के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। ये बहुत ज्यादा महाज खोल लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। जी
बज़ाहिर बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं एजाज साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद एग्जैक्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अमेरिका और ईरान की जो करंट सिचुएशन है, क्या अब बदलता हुए हालात नज़र आ रहे हैं या फिर जंग का एक माहौल बनेगा, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ईरान और अमेरिका के हवाले से। कल तक माहौल बहुत गर्म था, लेकिन सूरत हाल हमने तब्दील होती देखी है। ईरान की इंटरनेट जो सर्विस है वो भी बहाल कर दी गई है और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टेटमेंट के किसी ने मुझे कायल नहीं किया, ईरान पर हमला ना करने के लिए मैंने अपने आप को खुद कायल किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अचानक एकदम से कैसे सब कुछ बदल गया, इसी पर बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, इतनी फौरी ये सिचुएशन बदल जाएगी, कम अज़ कम ये हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज़ का शोर था कि अमेरिका इजराइल फॉर श्योर ईरान पर अटैक करेंगे। लेकिन क्या ये ईरान की स्ट्रैटेजी ऐसी थी या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ये खौफ था, डर था, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल अब बैकफुट पर है? जी, मेरा ख्याल में एक तो जो प्रोटेस्ट थे वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितनी बड़ी तादाद में दिखाया गया था। बावजूद इसके कि इसराइली एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल थे और उसको भड़का रहे थे, लेकिन ईरान की हुकूमत ने काबू पा लिया उसके ऊपर। तो चुनाचे वो जो जवाब है वो खास रहा नहीं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जवाब तो नहीं मानते हैं कोई भी, लेकिन जो बिल्कुल ये उनका कोई, जैसे कहते हैं ना, पहले एक रजीम चेंज करना चाह रहे थे, शाह के जो पुराने शाह के फर्जंद को भी ले आए सामने, वो एक तो नाकाम हुआ। और फिर ये जब अटैक करने का सोचा तो अभी भी आपने देखा होगा अखबारों में बहुत जगह पे आ रहा है कि इस वक्त अरब ममालिक जो हैं वो भी खाइफ हैं इस बात से कि वहां इस किस्म का फसाद पड़े, क्योंकि तेल की जो तरसील है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते वो खतरे में पड़ सकती थी। फिर अमेरिका के अपने अड्डे इन अरब ममालिक के अंदर मौजूद हैं, वो निशाने पे आ सकते थे। ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा है मिसाइल्स का, जिस तरह जून की 12 रोजा जंग में उन्होंने दिखाया था। तो ये सारी वजूहात पे मेरे ख्याल में इसराइल ने भी कोई खास बयानात नहीं दिए हैं और अमेरिका को भी जो है अंदाजा हो गया कि शायद अब उनके लिए इतनी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि सारे के सारे एलाइज जो हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। अब नहीं ये देखा कि इंडिया ने चाबहार से अलहदगी की और उन्होंने चाबहार पोर्ट को छोड़ा। ईरान के साथ जो उनका एग्रीमेंट था, कोई 120 मिलियन डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने उसको ख़त्म किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका का प्रेशर है और भारत में अभी तक ये ख्वाहिश है कि अमेरिका के साथ किसी तरीके से हमारे ताल्लुकात जो मई 2025 के बाद से ख़राब हो गए हैं उनको ठीक किया जाए, और वो इस तरह की कोई सैंक्शंस अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते हैं जो ईरान के हवाले से, बल्कि उनको सिर्फ चाबहार नहीं बल्कि अपनी जो तजारत है ईरान के साथ उसके ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर मजीद 25% जो है वो टैक्स आयद करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो भारत जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि ना चीन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, रूस जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि इनकी कोई मदद कर सके, कोई यूक्रेन में उलझा हुआ है, ले दे के अमेरिका रहता है जिसके साथ ताल्लुकात जो है ना नॉर्मलाइज हो ही नहीं पा रहे, हालांकि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तजारती डील भी जो है वो नहीं हो पा रही। लेकिन मैंने साथ ही साथ इंडिया में कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ मैं कि वो कह रहे हैं कि जी किसी वजह से किसी तरीके से इससे ना हटा जाए, यानी वो हम अभी भी किसी तरीके से चाबहार के साथ जुड़े रहे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ थी। एक तो अफगानिस्तान को मुट्ठी में लेना चाहते थे ट्रांजिट ट्रेड को फैसिलिटेट करके वहाँ से, और दूसरा पाकिस्तान के लिए दूसरा फ्रंट बनाना चाह रहे थे। तो इंडियंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर वो वहाँ से निकल गए। हाँ, लेकिन अगर नहीं जाते तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी तो लग जाएगा। एग्जैक्टली। तो अगर वो चाबहार से जाती हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पास ट्रेड लीवरेज फिर वापस आ जाएगा। जी, पाकिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी है उससे बेहतर फैसिलिटी अफगानिस्तान के पास नहीं है कोई भी। मैं समझता हूँ कि तालिबान बहुत ही बड़ी हमाकत का मुजाहरा उन्होंने किया है कि वो पाकिस्तान जिसने इनकी साल हर साल कई दहाइयों से अफगानिस्तान की मदद की है, अपनी बंदरगाहें इनको इस्तेमाल करने दी हैं, अपनी यूनिवर्सिटियों में इनके बच्चे पढ़ाए हैं, अपने जो अस्पतालों में इनके लिए इलाज की सहूलत दी है,
इनको ये खामखा ये अपना पाकिस्तान को खफा किया है इन्होंने, और इनका ये खाम ख्याल था। मुझे याद है मुल्ला बरादर ने बयान दिया, अपने ताजरों को कहा कि आप जाइए चाबहार की तरफ जाइए, वहां से कर लीजिए। वो अशरफ गनी साहब भी कोशिश कर चुके थे पहले, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। एक तो फासला दुगना है, दूसरा वहाँ पे रेगुलेशंस इतनी सख्त है। हमारे यहाँ तो इनको फ्री फॉर ऑल है जी, लेते हैं सामान, लेते हैं पेशावर में बैठ के ऑर्डर करते हैं, आधा सामान पाकिस्तान में डंप कर देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बाड़े पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत को इतना नुकसान पहुंचता रहा है उसकी वजह से। हमें तो ये बॉर्डर बंद करने से फायदा हुआ है, बल्कि मैं तो ये हुकूमत को ये कहूंगा कि अब आप इनके साथ नई टर्म्स नेगोशिएट करें, जो ट्रांजिट ट्रेड की। ये पुरानी, जब भी बॉर्डर खुले ये पुरानी वाली टर्म्स अब नहीं होनी चाहिए। हम इनसे इनका जो भी सामान आए उसके ऊपर वही ड्यूटी ले ले, कस्टम्स ड्यूटी जो हमारे सामान पे आती है, ताकि वो यहाँ पाकिस्तान में दोबारा डंप ना कर सके। और चीजें भी सिर्फ वो आए जो अफगानिस्तान को जरूरत है, जिन चीजों की, वो चीजें नहीं जो पाकिस्तान में डंप करने के लिए या स्मगलिंग करने के लिए लाई जाती हैं। इस किस्म के मेरे ख्याल में अब हमें कदम उठाने चाहिए जब भी मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत हुई है, वो कहते हैं मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। क्या आपको लगता है कोई ईरान और अमेरिका की नॉर्मलाइजेशन है या पॉज है? नहीं, पॉज है जी। नॉर्मलाइजेशन तो हो नहीं सकती जब तक ईरान जो है, देखिए ईरान इस वक्त वाहिद रेजिस्टेंस रह गई है इसराइल की। बाकी तो ज्यादातर अरब जो है ना वो अब्राहम अकॉर्ड में चले गए हैं, या उन्होंने वहां पे जितने नॉन स्टेट एक्टर्स थे वो सब उन्होंने काबू पा लिया है। सीरिया में हुकूमत बदल गई है, लेबनान में भी उन्होंने दबाव डाला हुआ है। तो अब उनको रेजिस्टेंस सिर्फ ईरान से है, और उसको वो खत्म करना चाहेंगे या कमजोर करना चाहेंगे ता वक्त कि वो ना हो। ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर काफी उनको नुकसान पहुंच चुका है अमेरिका की बमबारी के स्ट्राइक के बाद, लेकिन मिसाइल की कुव्वत तो बहरहाल उनकी मौजूद है। इस वजह से मेरा ख्याल में अभी वो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल मैं नहीं होता देख रहा। और ये जो माशी बहरान है ईरान का, अगर पाबंदियां मजीद सख्त होती हैं माशी, तो बहरान मजीद सख्त हो जाएगा, वहाँ डॉलर मजीद डिवैल्यू हो जाएगा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगी। तो ये राय नहीं है कि अगर 6 माह और साल और पाबंदियां रखें तो रजीम खुद ही गिर जाएगी? जी, पिछले 40 साल से तो नहीं रजीम गिरी है पाबंदियों से, लेकिन ईरान के पास इस वक्त यकीनन कुछ ना कुछ उनको करना है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हैं जो 1999 से तकरीबन हर 2-3 साल के बाद आते रहे हैं, ये ज्यादा फिर दोबारा आ जाएंगे। इस वजह से कोई उनको एक्शन लेना पड़ेगा। एक जो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो दाखिली तौर पर करनी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो कदम ईरान उठाना चाहेगा, जिसके लिए कोशिश की जा रही है कि वो अपनी तजारत जो है चीन के साथ वो युआन में कर लें। और चीन की भी ये ख्वाहिश है, दोनों ब्रिक्स में भी हैं, रूस की भी यही ख्वाहिश है। तो अगर अमेरिका ने अपनी उस तरह की जो इस वक्त उनकी पॉलिसियां जारी रखी हैं, तो ये हो सकता है कि दुनिया के बहुत सारे, ब्राजील भी इस बात की धमकी दे रहा है कि ये सारे के सारे तजारत अमेरिका डॉलर से हटा दें। और जिस दिन ये हो गया तो उस दिन अमेरिका की कुव्वत में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि ये अमेरिकी डॉलर ही है जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक सारों को आगे लगा रखा है। अच्छा, ये गजा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से नाम सामने आए हैं, मार्को रूबियो का आया है, टोनी ब्लेयर का आया है, अब ये भी आया है कि टर्की के प्रेसिडेंट को भी ऑफर की है, मिस्र के सदर को भी ऑफर की है। आप ये गजा बोर्ड ऑफ पीस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं उससे पहले ये कहूंगा कि वो जो कमेटी बनी है इस वक्त, नेशनल कमेटी फॉर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर दे, और मैंने खबर ये भी पढ़ी है कि हमास भी तैयार है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको हवाले करने को है, तो अगर वो कर लेते हैं और उनको अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका तो काम सिर्फ सुपरवाइजरी रोल है, और उसमें अगर ये दूसरे मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो जाते हैं। जहाँ तक तो टोनी ब्लेयर का ताल्लुक है, उनके ऊपर मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने खुद भी जो इराक में किरदार अदा किया था, जिसमें उन्होंने पूरी कौम से वीडियो मैसेज में माफ़ी भी मांग चुके हैं, उनके ऊपर लोगों को थोड़ा सा इतराज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद चूँकि उसको सुपरवाइज करना चाहते हैं, और ज़्यादा जो बड़ा मसला उनके लिए होगा वो ये होगा कि एक तो ये कमेटी कैसे काम करेगी, दूसरा मसला होगा कि स्टेबलाइजेशन फोर्स किस किस्म की लगाई जाए,
क्योंकि अभी तक तो हमास डिसआर्म नहीं हुआ है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी सारा मुकम्मल विड्रॉ नहीं किया है। तो कोई भी स्टेबलाइजेशन फोर्स जाने से पहले ये दोनों चीज़ें देखना चाहेगी, क्योंकि वो क्रॉस फायर में तो नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान खुद भी क्रॉस फायर में नहीं जाना चाहता और इस किस्म के पाकिस्तान ने इंडिया भी दे दिए हैं। तो ये अभी सारे काफ़ी चीज़ यानी सवालात ऐसे हैं जिनके अभी जवाब आने हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस को ये काम करना होगा कि मैंडेट तैयार करने पड़ेंगे, स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट बनाना होगा और इसराइल के साथ नेगोशिएट करना होगा कि आप अपनी फोर्सेस को वापस लेके जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना तगड़ा करना होगा कि हमास जो है वो उनको यानी रोक टोक ना कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।